4 1 के 4 1 के 4 चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज यदि साधारण ब्याज देता, समझो तुम लोग पहले पढ़ा है और ढंग से नहीं पढ़ा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, है ना। यदि SI CI पढ़ा होगा तो समझो थोड़ा सा ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, उसका मतलब है कि हम हर साल तुमसे 100 रुपया लेंगे तो 100 रुपया लेंगे, या 200 रुपया लेंगे तो 200 रुपया लेंगे, या 50 रुपया लेंगे तो 50 रुपया लेंगे। साधारण ब्याज का मतलब ये है। जैसे कि हम तुमको 2000 रुपया दे दिए और बोल दिए कि हर महीना 100 रुपया तुमको देना पड़ेगा, है ना, ब्याज के रूप में, है ना। और 2000 तो जब देगा देगा, लेकिन ऐसे हर महीना क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो यदि सालाना हम लोग का मान लेते हैं कि 100 रुपया हर महीना देना पड़ेगा, तो 1 साल में कितना देना पड़ेगा, 2000 रुपया लिया और 1 साल में देना पड़ेगा 1200 रुपया। ये पैसा भी तुम नहीं दिया, ठीक है। और 2 साल बाद दिया तो कितना देगा, 1200 फिर देगा, यानी 2400 रुपया ब्याज हो जाएगा। 2 साल में यही ना हो जाएगा, 2000 रुपया तो मेरा मूलधन और 2400 रुपया ब्याज, है ना। अब परसेंटेज चलता है 8% के दर से देता है, मतलब 8% मतलब कि 100 रुपया में 8 रुपया, तो 2000 रुपया है तो वो तरह से जोड़ लो, है ना। 160 रुपया और 2 16, है ना, या 2% के दर से 100 रुपया में 2 रुपया, है ना। तो परसेंट का बात तो बात है, लेकिन ये हम क्या बोल रहे हैं कि 1 साल में 1200 रुपया या 100 रुपया रखेंगे कि 100 रुपया देना पड़ेगा, 2000 रुपया देंगे ना, तो हर जितना साल रखेगा उतना साल 100 रुपया बढ़ता जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, है ना। 2 साल रखा तो कितना हो गया, 200 रुपया, यानी टोटल कितना वापस करेगा, 2200। ये 2200 होगा, है ना, 2000 मूलधन और 200 रुपया ब्याज। लेकिन CI क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हर साल जो ब्याज देगा इक्वल देगा। ये 5 साल बाद देगा तो कितना देगा, 500 रुपया, 100 रुपया ब्याज है ना। और 15 साल बाद देगा तो 1500 रुपया, सिंपल बात है। लेकिन CI में क्या होता है, CI में क्या होता है कि 2000 रुपया यदि दिया, है ना, अब बोला 100 रुपया 1 साल का ब्याज है, 100 रुपया, और यदि वो 2 साल में दे रहा तो फिर 100 रुपया तो देगा, कितना देगा, 100 रुपया। लेकिन ये जो ये 100 रुपया और उसके यहाँ रह गया था ना पहला साल का, इस पर भी उसको ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आया, मतलब अब कितना देगा, तो 2000 में 100 रुपया दे रहा है, इसका मतलब क्या परसेंट दे रहा है, जो देखो बोलो, 2000 परसेंटेज नहीं निकालने आता, 2000 में 100 रुपया दे रहा है, कितना परसेंट है ना। देखो 5% दे रहा है, ये बोला 5% ब्याज लेंगे, कितना लेंगे, 5%, तो हर साल कितना होगा, 100 रुपया होगा, है ना। तो 2 साल रखा तो 200 रुपया देगा। लेकिन यहाँ बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे 5%, इसका मतलब पहला साल तो 100 रुपया लगेगा, और ये पैसा उसको नहीं दिया, ये पैसा उसको नहीं दिया, तो दूसरा साल उसको कितना देना पड़ेगा, तो इस पर तो 100 रुपया देना पड़ेगा, और इसका कितना हो जाएगा 5%, 5 रुपया और हो जाएगा, 105 रुपया अगला साल देना पड़ेगा। समझ में आया। अब फिर अगला साल यदि वो ब्याज देता है, 3 साल रख लेता तो 100 रुपया तो इसका देना पड़ेगा, समझ में आया। और फिर इसका 5 रुपया देना पड़ेगा, है ना, और इसका 105 का 5% देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा उसको, है ना।
चक्रवृद्धि ब्याज में आदमी ना एकदम बर्बाद हो जाता है, इतना ब्याज हो जाता है। 2000 दिए, अगला साल 2100 हो गया, और अगला साल 2200 नहीं होगा, 2100 का ब्याज लगेगा। कितना का ब्याज लगेगा? 2100 का ब्याज 5%, तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना। और फिर जितना होगा टोटल का ब्याज अगला साल लगेगा। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि 2000 दिए तो इस साल यदि 500 रुपया ब्याज हुआ तो अगला साल भी 500 होगा, मतलब ये 2000 पर लेते रहेगा ब्याज। ये है साधारण ब्याज, है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 5% पर दिए 2100 रुपया हो गया एक साल में, ठीक है। अगला साल फिर किस पर लगेगा? 2000 पर नहीं ब्याज लगेगा, कितना पर लगेगा? 2100 पर। तो 2100 का 5% 105 रुपया होगा। अब 2105 तो हो गया कितना? 2205 रुपया। फिर इस पर 5% लगेगा अगला साल का। समझ में आया? मतलब ब्याज को मूलधन में जोड़ता जाएगा और उसी पर ब्याज लेता जाएगा, है ना। तो ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याजों का ब्याज लेता है ना। ब्याज तो लिया और उस पर भी ब्याज जोड़ेगा, है ना। और यदि ब्याज देते गए तो कोई बात नहीं, है ना। इस साल 100 रुपया ब्याज लगा, दे दिए, तो इसका ब्याज नहीं लगेगा, केवल 2000 का, है ना। तो ऐसे होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है और साधारण ब्याज अलग होता है। यदि 2000 हम लोग किसी को ब्याज दिए, ये मूलधन दिए, कितना दिए? 2000, और उसको बोल दिए ना कि साधारण ब्याज 5% है, मतलब अगला साल वो कितना देगा? 2100 रुपया हो जाएगा। फिर अगला साल कितना हो जाएगा? 2200 रुपया, और अगला साल कितना हो जाएगा? तो ये किसमें है? ये सिंपल इंटरेस्ट में है ना। तो ये देखो एपी में है कि नहीं है? है। 100 रुपया बढ़ रहा है ना। डी हमारा कितना है? 100 है। डी हमारा कितना है? 100 है। लेकिन हमारा किताब का हिसाब दूसरा है। CI बोला चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मतलब यौगिक है, ये जुड़ता जाएगा, है ना। पहला साल उसको कितना मिलेगा? 2000, है ना। 2000 दिया, एक साल पूरेगा तो कितना हो जाएगा? 2100। याद रखना, पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब इस पर ब्याज लेगा 5%, कितना? 5%, तो हो जाएगा कितना? 2200। देखो अब है ये 100 का अंतर है, और यहाँ कितना का? अब और कुछ और हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह से ये एपी में नहीं होगा, है ना। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था 1 का 3 ना, 1 का 2 4 है, 1 का 4 में 1 का 4, है ना। 5.1 है ना, 5.1। 4 में बोला है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया है, कितना है? और 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब सोचो कि 8% के वार्षिक ब्याज के रूप में, तो 8% ले रहा है तो 10,000 पहले लेते हैं, कितना? 10,000 है ना। उसके बाद 8% इसका ब्याज लो तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा, और 800 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10,000। और फिर इस पर 8% निकालेंगे, इसका 8%। देखो इसका 8% कितना होगा? 8% ना, परसेंट हटता तो बटा में 0, है ना। परसेंट मतलब होता है बाबू, परसेंट मतलब होता है 1/100। समझ में आया? तो परसेंट हटा, इसका तो ये 88 64, और 88 64, और 8 एकम 8, 864। तो इसमें ना जुटेगा 864, इसमें जुटेगा, तो 8 8 16, है ना। और फिर हो जाएगा 1, इतना रुपया।
अब देखो इसमें कितना का अंतर है बाबू? 800 का 800 का, और इसमें 64 का, है ना। अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में, है ना, अतः यह एपी में नहीं है। समझ में आया? है ना। इसका पहले 8% निकालें और फिर इसमें जोड़ दिए, है ना, ब्याज जुटेगा ना। और फिर इसका 8% निकालें और किसमें जोड़ दिए? इसमें जोड़ दिए। तो इस तरह से क्या हो रहा? डी बराबर नहीं ना आया, तो बोल देंगे एपी में नहीं है। समझ में आया? या इसको ऐसे करके भी लिख सकता है, एग्जाम में लिखना है यदि ढंग से तो ऐसे भी लिख सकता। पहले D1 लिखेंगे, है ना, और यहाँ लिख देंगे 800 माइनस 10,000 तो कितना होगा? 800 ना। और फिर D2 कितना हो जाएगा? 1 6 6 4 माइनस 10,800 तो आएगा 8 6 4। तो बोलेंगे D1 बराबर नहीं है, अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है। समझ में आया? चलो, चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज समझ में आया ना। ब्याज, सिंपल ब्याज जो है हर साल क्या होता है कि एक निश्चित रेशियो अर्थी में बढ़ता है कि फिक्स राशि 8% मूलधन पर केवल ब्याज लेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में है चक्कर पूरा चलाएगा, है ना, मतलब ब्याज जितना जुड़ा वो मूलधन में जुट जाएगा और फिर उस पर उतना लगेगा। समझ में आया? चलो, 2 नंबर सब बना लिया था? हाँ 2 नंबर सब बना लिया? हाँ बना ही गए? हाँ, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एगो बतला देते 2 नंबर का, बाकी छोड़ देते। साफ करें इसको। चलो देखो, 2 नंबर में बोला है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए और दिया हुआ है पहला में a बराबर 10 और d बराबर 10। चलो प्रथम 4 पद कौन कौन हो जाएगा? a1 ले लेते हैं, a2 a3 a4, है ना, हो गया। a1 क्या होता है बाबू? 10 a1 ही होता है ना। a2 क्या होता है? a प्लस d होता है ना। और a3 क्या होता है? a प्लस 2d। और a4 क्या होता है? a प्लस 3d, है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये 10 हो गया, 10 प्लस 10 हो गया, और ये 10 प्लस 2 गुना 10 हो गया, और ये 10 प्लस 3 गुना 10 हो गया। तो कितना हो गया? 10 20 30 40। 10 बढ़ रहा है, एपी में है। उसी तरह सब दे दिया, बना लेगा, है ना, बना के लाना और आंसर मिला लेना। आंसर जिसका नहीं मिलेगा उसका पूछ लेना। चलो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, है ना। साफ करें इसको, है ना। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए, है ना, प्रथम पद जैसे 1 दिया हुआ है ना, 1/3 दिया हुआ है। 3 नंबर बता दे रहे हैं, ठीक है। 3 का 3, पहला दूसरा आसान है। 3 का 3 बतला दे रहे हैं। 5/3, 9/3 और 13/3। अब देखो इसमें बोला क्या है कि प्रत्येक एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो गया? 1/3 और डी हमारा क्या हो जाएगा? और सार्वंतर लिखे, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? 5/3 माइनस 1/3, 4/3 आ गया ना। ये तुम्हारा डी हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? और प्रथम पद 1/3 होगा ना,
प्रथम पद तो इसी को बोलते हैं ना। समझ में आया? अब देखना एक बात और, इसको हम चाहे तो चेक भी करते, लेकिन ये हेडिंग में ही लिख दिया दी गई एपी। अब वो खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि दिया गया एपी। जब एपी में है तो ना हिसाब पूछा है, तो एपी चेक करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यदि चेक करना रहता तो लिख देता ये जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं, और यदि है तो प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, है ना। तो ये तो नहीं लिखा, बोला दिया गया एपी, तो एपी में दिया गया तो फिर हम चेक क्यों करें, कहीं से भी डी निकाल लेंगे। 9 में से 5 गया 4/3, 13 में से 5 गया 9 गया 4/3, आएगा ना। सेम है, एपी में है भी, आगे बना लेना। अब देखो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ये देखो जांच करना पड़ेगा, इसमें हर जगह डी चेक करना पड़ेगा, है ना। एपी में रखने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, है ना, डी। तो चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 का पहला देखो, कौन कौन एपी में है। तो पहला दिया हुआ 2 4 8 16। अब यहाँ देख रहे हैं डी बराबर 4, D1 बराबर 4 - 2 कितना है 2, D2 बराबर 8 - 4 कितना आ गया 4 ना। D1 डज नॉट इक्वल टू D2, आता एपी में नहीं आता एपी में, तो इसके आगे सर्वंतर और अथी निकालना नहीं है। यदि एपी में रहेगा तो उसका निकालेंगे सर्वंतर। ये पहला नंबर लिख देंगे, आता एपी में नहीं आता, एपी में नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? चलो चलो दूसरा देखना, 2 5 2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो D1 क्या हो जाएगा बाबू 5/2 - 2 कितना हो जाएगा 1/2। D2 क्या हो जाएगा बाबू 3 - 5/2 1/2, और D3 कितना हो जाएगा 7/2 - 3। एलसीएम करके घटा लेना, है ना। 3.5 में से 3 जाएगा आधा, है ना, और 3 में से आधा जाएगा आधा, 2.5 में से 2 जाएगा आधा। इसमें क्या है सब बराबर है ना, D1 बराबर D2 बराबर D3। आता एपी में, आता एपी में है, ठीक है। और जब एपी में है तो करना क्या है, आगे बोला है कुछ सुन लो। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब सार्वंतर मतलब डी, तो डी कितना हो गया 1/2। उसके बाद भी बोला है, और इनके ज्ञात कीजिए, और इनके 3 पद और लिखिए, है ना। 3 पद और लिखना है, तो E4 तक है ना, A1 A2 A3 A4। तो क्या लिखना है A5, तो A प्लस क्या बोलेंगे 4D। तो ये कितना है बाबू 2 और प्लस 4 और गुना 1/2। तो देखो कितना आ गया 4 आ गया, 2 दूनी तो 4 आया ना। फिर A6 भी निकाल लो, A प्लस 5D, तो 2 और प्लस 5 × 1/2। तो देखो 5 2 दूनी 4 5 9/2, ठीक है। A7 A प्लस 6D, तो कितना हो जाएगा बाबू 2 प्लस 6 × 1/2, तो कट गया, तो 3 3 2 5, सब निकल गया ना, सब आ गया। एक तो 3 पद हो गया ना। तो इस तरह से चेक करना है, कर लेगा, बहुत सारा हिसाब दिया हुआ है इसमें। चलो नोट करो जल्दी से इसको। तो 4 का पूरा चेक करके लाना है ना। अब रह क्या गया, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, 1-2 हिसाब है 4 नंबर में जो हो सकता है प्रॉब्लम में डाले, है ना। तो एक बार ट्राई कर लो,
जो नहीं बनेगा कल बताएंगे। तो अगला 5 नंबर, चलो इसमें 5 नहीं है ना, तो 5 नहीं है तो ऐसा करते हैं कि 6 में चलते हैं, ये अगला चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। 5.2 में आ जाओ। 5.2 4 का बना लेना, 4 का बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कल पूछ लेना। एक बॉक्स दिया है, एक बॉक्स दिया है, बहुत ही अच्छा हिसाब है, 1 नंबर में भरने का है। देखो इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है ना, अब हिसाब आया अच्छा आया। 2-3 हिसाब बता देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। पहला में A है, दूसरा में D है, तीसरा में N है और चौथा में AN है, ठीक है। एक में लिखा है 7, 3, 8 और इसमें खाली स्थान है। बताओ AN कितना होगा? तो क्या करोगे, AN कैसे निकालोगे? फार्मूला से बोलो, फार्मूला जल्दी से। AN बराबर A प्लस हाँ N माइनस 1 इंटू D है ना, जहाँ जितना रहता है, ये 8 रहता है तो 7 होता है, 1 कम, तो N है तो 1 कम है, तो A मालूम है कितना है 7 प्लस N और N कितना है 8 माइनस 1 और D कितना है 3, तो 7 या 21 7 28 हो जाएगा। समझ में आया? जी। अगला हिसाब है -18 है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 10 है और अंतिम कितना है 0। इसमें भी यही फार्मूला पे निकल जाएगा, निकलेगा। क्या करेंगे, AN दिया हुआ है 0, A कितना दिया हुआ है -18 और प्लस N कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1 और D रह जाएगा, है ना। तो ये माइनस में इधर आएगा तो 18 बराबर 9D, तो कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से सारा भर लेगा, केवल एक ही फार्मूला पे आ जाएगा, है ना। हर बॉक्स में केवल एक मिस रहेगा, कितना मिस रहेगा 1, है ना, उसको फाइंड कर लेना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसमें सारा भर के लाना। चलो अगला देखो, 2 का 1 नंबर, कल भी इस पे चर्चा बहुत हुआ, आज भी देख लेते हैं। तो बॉक्स भर लेना है ना, अंतिम पद वाला फार्मूला लगा देना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ऑप्शन वाला है, ऑब्जेक्टिव है ना, और इसी तरह से एग्जाम में आता है। AP का ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही पूछता है ना। एक दो सब्जेक्टिव दे देता है, तो उसमें क्या देता है कि दो समीकरण वाला देगा, है ना। जैसे कि किसी में योगफल दे देगा और किसी में क्या दे देगा, अंतिम पद दे देगा। दोनों से एक एक समीकरण निकाल के हम लोग बना लेंगे। जैसे देखो एक हिसाब दिया है, ऑब्जेक्टिव किधर गया, कितना था बाबू, कौन सा चैप्टर मिल गया, रहने दो। चलो जल्दी से तुम ही लोग बताओ। 10 7 4 क्या है, 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है, 30वां पद है। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन है 97 77 माइनस 77 और 87। तो देखो एक हिसाब यहाँ से भी हम लोग गलती करने से बचेंगे। देखो यदि गलती से भी ये सब ऑप्शन में नहीं मारेंगे, कौन नहीं मारेंगे, देखो कौन नहीं मारेंगे, 87 है ना,
देखो 10 है, 7 है, 4 है, कमते जा रहा है ना, तो 0 होगा, फिर निगेटिव में जाएगा ना, 2 ऑप्शन तो कट गया, है ना। यदि गलती से ये दोनों हमारा आंसर आ जाता है तो कभी इसको मारेंगे नहीं ना। अब ऑप्शन कौन होगा, सी और डी, सी और डी होगा, है ना। तो चलो जल्दी से तीसरा पद निकाल के दिखाओ, क्या क्या करेंगे, A30 ना, A30 बराबर क्या होगा, A प्लस कितना 29 गुना डी, है ना। A कितना तुम्हारा 10, 29 और D कितना है बाबू, -3 है, कितना है, है ना। तो 29 तिया -87 और ये 10 तो -77, सी नंबर, समझ में आया, है ना। अब दूसरा में 11वां पद पूछा है, बना लेना। क्या बाबू चल रहा है, चल रहा। समझ में आया ना। तो ये तो पहला ही चैप्टर वाला हिसाब था, इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिया। चलो 16 तारीख तक समाप्त करवा लो, क्योंकि 17 को हम कलकत्ता जा रहे हैं। आइएगा तब 19 को वहाँ मेडिकल है, तब 20 या 20 तक पहुँच जाएंगे, है ना। 19 को रात में यदि बैठे ट्रेन तो बैठे, नहीं तो सुबह बैठ जाएंगे। चलो देखो दिया हुआ है कितना, अब देखो बॉक्स वाला आ गया, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरे, 2 है, बॉक्स है, 26 है, समझो। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है, सिंपल है तो और क्या, बीच वाला कैसे निकलेगा, 2 के बीच वाला कैसे निकलेगा, 12 मतलब 14 आंसर है ना। तो 26 प्लस 2/2 कितना आ गया, 14। बीच वाला तो सिंपल तरीका से निकाल लेते हैं, और नहीं तो देखो जो और टीचर बताएंगे इस तरह से बताएंगे, A बराबर बोलेंगे 2 और ये तीसरा है ना, तो A3 बराबर 26 और A3 को लिखेगा A प्लस 2D, देखो A3 को क्या लिखेगा, A प्लस 2D ना, और बराबर 26, A का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, मान लेते ये समीकरण है ना। तो A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, A का मान 2 हो जाएगा, 2D बराबर 26, समझ में आया। आंसर तो तुम लोग पहले ही बतला दिए, 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2, है ना। तो 2D बराबर हो जाएगा कितना, 24 और D 2D बराबर 24, तो 1D बराबर 12। अरे यहाँ 14 आया था, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A3 26 12 2 14 14 12। अच्छा हाँ, अभी D ही निकाले है ना, A2 ना निकालना है, तो A प्लस D, A प्लस D, A कितना है 2 और प्लस 12 कितना आ गया 14। देखो हम अभी मिस्टेक कर रहे थे, है ना, आंसर कितना आ गया 14। अभी D निकाल के हम लोग A2 खोज रहे हैं, बोलो समझ में आया। अब देखो साफ करें इसको, तो ये नोट करना है तो नोट कर लो, इसी तरह से बनाना, ठीक है। और नहीं तो फिर ये तो अंदाजे आंसर तुम लोग अब निकाल सकते हो, है ना। ऐसे ही पढ़ो कि आंसर 2-3 तरह के से ले आए कि गलती हो ही ना, है ना, हिसाब गलत ना हो। और यदि नहीं भी बन रहा है और आंसर कोई मार रहा है तो ये समझ जाओ कि ये गलत मार रहा है या सही मार रहा है। इतना दिमाग लगा लो कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं होगा, है ना।
जैसे 2 आंसर 4 आंसर था, 2 ऑप्शन छाट लिए, अब 2 ही गो ना प्रॉब्लम होगा तो 50% चांस बनता है सही होने का, और 4 ऑप्शन में 25% बनता है सही होने का। चलो तो अब 2 नंबर देखो, देखो इसी तरह का हिसाब मिलेगा एग्जाम में, है ना। 2 नंबर में पहला बॉक्स खाली है ना, दूसरा दिया हुआ है 13, तीसरा दिया हुआ है 3। अब कैसे बनाओगे? ये दोनों को भरना है, कैसे भरोगे बोलो? देखो फार्मूला तो लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे जैसे सभी टीचर पढ़ाते हैं उस तरह से भी बतलाएंगे, लेकिन एक दिमाग लगा के अभी बोले बीच वाला निकालना है, ये दोनों के बीच में ये है ना, कितना सिंपल होगा कि जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, 8 कितना आ जाएगा 8 आई 18। अब देखो ये देखो कितना बढ़ घट रहा है बाबू, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3 एपी में है ना, तो इसका मतलब डी हमारा 5 है, तो कितना होगा बाबू 18। 18। आंसर पहले ही बतला दिए, आंसर बन गया ना। अब जहां संभव नहीं है वहां तो बात की बात है, लेकिन हम लोग एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे, दिया है ना, आराम से लिखेंगे, दिया है A2 बराबर कितना बाबू 13, और A4 बराबर कितना दिया हुआ है बोलो 3। अब A2 बराबर कितना होता है A प्लस D बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट। चलो ध्यान दो, और A4 बराबर क्या हो जाता है A प्लस 3D, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर ये ना करेंगे, तो हम घटाने पर करेंगे, क्या है कि ए दोनों प्लस में है ना। समीकरण 1 माइनस 2, तो ए प्लस डी बराबर 13 और माइनस A प्लस 3D ए प्लस 3D बराबर 3। घटा दिए ना, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा है ना, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस, तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, बचपन से पढ़ा होगा, माइनस माइनस और ये भी माइनस, कट गया -2D ना, कितना आएगा -2D, और इधर कितना आ जाएगा बोलो 10, तो D बराबर आ जाएगा -5, D बराबर है ना 2 बचे 10, और ये माइनस है तो उधर चला जाएगा, D बराबर -5 है ना। अब D बराबर -5 आ गया बाबू, तो A निकाल लोगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A निकल जाएगा, तो A जैसे निकलेगा आंसर भी आ जाएगा, और फिर A2 भी निकल जाएगा। आ रहा है चलो तो इसको कर लेगा, हाँ कर लो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, A प्लस D का मान -5 बराबर 13, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो A बराबर हो जाएगा 13 5 18। तो ये तो उसमें पूछा था, और क्या पूछा था A प्लस A3 था, A3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो A हो गया अपना कितना 18, और 2 और गुना -5, तो 5 दूनी 18 में से 10 गया 8,
समझ में आया? 8 ही आया था ना उस टाइम, हाँ समझ में आया? जी। कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो, अब जितना भी होशियारी कर रहे थे हम लोग, बिना सोल्व किए बना दे रहे थे, सब होशियारी धरा का धरा रह जाएगा। देखो एक हिसाब दिया है -4 बॉक्स 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 बॉक्स, यहाँ दे दिया 6। अब इस ऐसा मिल गया तो क्या करोगे? देखो है ना, सारा होशियारी रखा रह गया, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है ना। ये 4 गो बॉक्स है, यदि 3 गो बॉक्स रहता तो उसमें भी हम होशियारी करके दिखा देते। देखो एक और है बॉक्स 38 बॉक्स 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 -22। अब देखो इसमें होशियारी चल जाएगा, इसका बिना सोल्व किए आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा। इसमें 4 गो है ना, 4 गो में तो कोई बीच में नहीं आएगा, जब भी आएगा 2 गो। यदि आंसर निकालेंगे भी तो ये दोनों का बीच में, लेकिन ये दोनों के बीच में एक आ रहा है ना, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो ये घर भर आ जाएगा। देखो 38 और प्लस -22 तो कितना हो जाएगा? 38 में 22 घटा दो 16 बटा 2 कितना? 8। इसमें 8 आएगा। अब 8 और -22 के बीच कितना होगा? 8 माइनस 14 बटा 2। हाँ तो कितना आएगा? 7 -7 जी है ना। अब 8 और 38 के बीच में कितना आएगा? 30 ना, ये जुटेगा 46 23 है ना। अब ये सब से तो हमको पता चल जाएगा कितना का अंतर है, बोलो। 15 का है, 15 यहाँ भी 15 का है ना, 15 8 23, यहाँ भी -7 और +8 15, और यहाँ 15 7 22, तो 15 का है, तो 15 इसमें जुटेगा ना, 53 सब भरा गया। लेकिन इसको बनाना है किस तरीके से, शॉर्ट मेथड बता दिए हैं, वो अलग बात है, बनाना है कैसे। हाँ A2 बराबर दिया हुआ है 38 और 1 2 3 4 5 6 है ना, A6 बराबर दिया हुआ -22, सॉल्व कर लेगा। यहाँ देखो A बराबर दिया हुआ है -4, 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर दिया हुआ है कितना? 6, तो ये प्लस कितना 5D बराबर 6, A का मान रख देना -4, 5D बराबर 6, तो ये ऊपर उधर जाएगा प्लस ना, 5D बराबर 10, D बराबर 2 है ना, तो 5D बराबर 2, तो 2 इसमें क्या होगा, जुटेगा, तो आ जाएगा -2। 4 में 2 रुपया दे दिए, 4 रुपया हमारे यहाँ बाकी था और 2 रुपया हम तुमको दे दिए, तो अब हमारे यहाँ कितना बाकी रहा? 2 ही रुपया ना, अभी भी कर्जा में है, तुमसे 4 रुपया लिए थे तो 4 रुपये कर्जा में थे और 2 रुपया दिए तो -2 ही रुपया कर्जा में बचे, फिर 2 रुपया दे दिए तो फिर 2 रुपया दे दिए। अब 2 रुपया कमाएंगे तो हमारे पास 2 रुपया रहेगा, है ना। हम 2 रुपया कमा रहे थे और देते जा रहे थे, तुमको दे दिए 0, अब थोड़ी देंगे, अब तो हमारे पास रहेगा। और फिर 4 और 6, और नहीं तो फार्मूला लगाएगा ना, A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना कि ये सारा का सारा बनाने का कोशिश करना, और विश्वास है कि तुम लोग बना लेगा। 4 भी बनेगा, 5 6 7 8 सब बन जाएगा, कोशिश करना। देखो 7 नंबर थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, 31वां पद दिया हुआ है और 11वां पद दिया हुआ है, मतलब पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 11वां पद दिया हुआ है, A प्लस 10D बराबर कितना 38, और A प्लस 15D बराबर 73, A और D निकल जाएगा, A D निकालने के बाद A प्लस 30D में लगा देगा,
आंसर आ जाएगा। समझ में आया? रहने देते हैं।